हेलो फ्रेंड्स, IAS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग विजन IAS मैगजीन में जुलाई वाले करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ये 4 सेक्शंस हैं वो कंप्लीट करा चुके हैं। और आपको मैं आज से इन्वायरमेंट को शुरू करने वाला हूँ, जिसमें हम अब पहले न्यूज एंड शॉर्ट्स को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यह क्या है कि प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो न्यूज एंड शॉर्ट्स को कंप्लीट कर लेने के बाद आज इसके बाद हम लोग आर्टिकल्स की तरफ बढ़ेंगे और परसों तक इन्वायरमेंट का सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज शुरू करते हैं अपने कंटेंट पे। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब मोरल सपोर्ट मिलता है। आज अपने कंटेंट को शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ना, इसको काफ़ी लेंदी है। दिया है कि क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइंस, फसल अवशेष प्रबंधन दिशा निर्देश, ये इसके बारे में पढ़ना है। ये है क्या? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने फसल अवशेष प्रबंधन दिशा निर्देश में संशोधन किया है। इसमें संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश क्या बोलते हैं, गाइडलाइंस क्या बोलती हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में धान की पराली, ठीक है, जो धान की पराली होती है उसे इसके खेतों के बाहर किसी अन्य स्थान पर प्रबंधन को संभव बनाएंगे। फसल अवशेषों को जलाने से बहुत बुरे परिणाम होते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है? मीथेन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ठीक है। ऐसी गैसें इसमें से निकलती हैं। तो इसी की जो पराली होता है, ठीक है, उसको खेतों के बाहर किसी अन्य स्थान पर उसको प्रबंधन किया जाएगा, जिससे पराली जलेगी नहीं और इसका बहुत सारा जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसको रोका जा सकेगा। इसमें क्या होता है कि पार्टिकुलेट मैटर जो है वो उत्सर्जित होते हैं, ठीक। पौधों के पोषण तत्वों की इससे हानि होती है और पर्यावरण और मृदा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किससे? पराली के फसल अवशेषों को जलाने से, ठीक है। तो इसी को रोकने के लिए सरकार ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं। अब आपने देख लिया होगा इसे सरकार ने क्या कुछ महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश वो क्या दिए हैं, वो ये हैं। ये पराली के लिए जैसे क्या है, देखिए, पराली के लिए तकनीकी वाणिज्यिक पायलट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि लाभार्थी, एग्रीगेटर और उद्योग जगत, ये 3 लोग जो हैं इसमें लाभ उठा सकेंगे। सरकार क्या करेगी कि जो मशीनरी होगी, उपकरण होगी, उसे खरीद के लिए क्या करेगी? वित्तीय सहायता देगी, ठीक। सरकार क्या करेगी? कुल लागत का 65% सहायता केंद्र सरकार देगी, केंद्र और राज्य सरकार ज्वाइंट रूप से, ठीक है। और 25% उद्योग जगत और 10% का योगदान मात्र किसान, ग्रामीण उद्यमी या FPOs यानी कि किसान उत्पादन संगठन दे सकेंगे। और राज्य सरकारें क्या करेंगी? अनुमोदन समिति के माध्यम से इन परियोजनाओं को मंजूरी देगी, ठीक है। तो ये आपका कंटेंट रहा पहला। इसमें बस मुख्यतः ये चीज़ करना है कि किस मंत्रालय ने और किस लिए संशोधन की जारी किया है वो देख लेते हैं आप। इसमें क्या है कि कभी कभी आप जानते हो कि फसल अवशेषों का ex situ प्रबंधन क्या होता है कि जैसे ताप विद्युत घर है, वहाँ पे पारंपरिक ईंधन यानी कोयला वगैरह के बदले क्या करते हैं? बायोमास पेटलेट्स का उपयोग किया जा सकता है, यानी जो फसल का जो अवशेष होते हैं उसका, ठीक है। धान की पराली से कंप्रेस्ड बायोगैस और बायो CNG का उत्पादन किया जा सकता है और धान की पराली से अल्कोहल का भी उत्पादन किया जा सकता है। ऐसा ये ex situ प्रबंधन करके संभव है। ये इसका कंटेंट रहा। इसमें काफ़ी कुछ नहीं था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, CCTS क्या है कि मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा अच्छे से इसको समझिएगा। कार्बन क्रेडिट पहले से आप समझ लिए, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ठीक है। अगर आपको समझना है तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कार्बन क्रेडिट है क्या। देखिए, पहले क्या है, ये कार्बन क्रेडिट को समझते हैं। जैसे कार्बन बाजार क्या है कि कार्बन उत्सर्जन की कीमत को तय करने वाला एक साधन होता है, ठीक है। ये कार्बन बाजार ऐसी व्यापारिक प्रणालियाँ स्थापित करता है जहाँ पर कार्बन क्रेडिट खरीदे और बेचे जाते हैं। और कार्बन क्रेडिट होता क्या है? एक प्रकार का व्यापार योग्य परमिट होता है। वायुमंडल से हटाए गए, कम किए गए, अलग करके संचित किए गए 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। मैं सिंपल भाषा में आपको साधारण तौर पर समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे क्या है कि मान लीजिए कंपनी A है और ये कंपनी B है, ठीक। और कार्बन क्रेडिट बाजार जो क्या करेगा, इसके लिए एक व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। क्या करेगा? व्यवस्था। अब वो कौन सी व्यवस्था की वो देखिए। तो कंपनी A ने मान लीजिए ये इतना उत्पादन किया, ये मान लीजिए कि ये कार्बन क्रेडिट ये लेवल है, ठीक। इतना ही प्रदूषण करना है, इतना मान लीजिए उत्पादन किया और इसने क्या किया कि इसने उत्सर्जन इतना किया, ठीक है, मतलब लेवल से थोड़ा सा अधिक हो गया।
तो अब क्या करेगी, जो मान लीजिए इसका इसका बचत हुआ, इसने क्या किया कि जो अब क्रेडिट, मान लीजिए कि ये क्या करेगी, कार्बन क्रेडिट, यानी इसने पोल्यूशन नहीं किया तो ये कार्बन क्रेडिट अपने कुछ बनाएगी, ठीक है। और ये क्या करेगी, ये इसको सेल करेगी, ठीक है, इसको सेल करेगी। मान लीजिए इसने 10 कार्बन क्रेडिट जो है सेल कर दिया इसको, ठीक। तो इस कंपनी को क्या हुआ, इसने सेल किया, अब इसने इसको भुगतान किया तो इसको राजस्व का फायदा हुआ, ठीक। अब 10 जो कार्बन क्रेडिट इसको मिल गया तो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है अब इसको वायुमंडल में छोड़ने की अनुमति मिल जाएगी। तो मान लीजिए 10 इसने जो है 10 क्या किया था इसने कि इसने 10 कार्बन क्रेडिट खरीद लिया, यानी जो है 1 × 10 यानी कि 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको छोड़ने की अनुमति मिल जाएगी, ठीक, कार्बन इन्वायरमेंट में। अब इसके बदले इसको भुगतान करना पड़ेगा। मान लीजिए इसमें से 10 में से इसने 8 ही खर्च किए, अब 2 बच गया तो 2 क्या करेगी, किसी अन्य कंपनी को बेच देगी, तो इसको भी राजस्व फायदा होगा, ठीक है। तो इससे इसका सरकार का मकसद क्या था कि जैसे जैसे मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं, कंपनियां जो भी कुछ होती हैं, तो वो क्या करती हैं, प्रॉफिट पे काम करती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे, ठीक है। तो जो कंपनी जितना कम प्रदूषण करेगी उतना ही उसको कार्बन क्रेडिट मान लीजिए वो गेन करेगी, और वो क्या करेगी कि वो जो है दूसरे को बेचेगी तो उसको क्या होगा, राजस्व को फायदा होगा। इसी कंपटीशन के लिए कंपनियां जो है अपने प्रदूषण के जो मानक है, नियंत्रण है, उसको जो है नियंत्रित रखेंगी और प्रदूषण कम हो सकेगा। यही इसकी अवधारणा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। इसमें क्या है कि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको बिल्कुल फिर से बता देंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। विद्युत मंत्रालय ने क्या किया कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को अधिसूचित किया। विद्युत मंत्रालय ने CCTS क्या है, योजना में क्या है कि एक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग बाजार स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। यह भारत की अर्थव्यवस्था को डीकार्बनाइज करने की मदद करेगा, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, विद्युत मंत्रालय ने सूचित किया। विद्युत मंत्रालय ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को अधिसूचित किया है। अब इस योजना में क्या है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग बाजार स्थापित करना है, भारत की अर्थव्यवस्था को डीकार्बनाइज करने के लिए लक्ष्य प्राप्त करेगा। तो भारत का लक्ष्य क्या है, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन के जो 2005 का स्तर उससे 45% की कटौती करना है, ठीक है। अब इसकी जो घोषणा हुई वो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत की गई, जिसको 2022 में संशोधित किया गया था, ठीक है। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु होंगे, मुख्य बिंदु हैं भाई, मतलब उसके लिए प्रावधान तो कुछ बनेंगे ही। तो प्रावधान में ये बनेगा, एक राष्ट्रीय संचालन समिति होगी, ठीक है, इंडियन कार्बन मार्केट गवर्निंग बोर्ड बनेगा, इसमें वित्त मंत्रालय के सचिव इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव इसकी सदस्यता करेंगे, और यह भारतीय बाजार कार्बन बाजार के कार्यों को प्रशासित करेगी, उसके देखरेख करेगी। ऊर्जा दस्ता ब्यूरो, ये इंपॉर्टेंट है, कार्बन बाजार का प्रशासक होगा, उत्सर्जन में कमी करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करेगा, कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करेगा, कार्बन सत्यापक एजेंसियों को मान्यता देगा, कौन देगा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए, प्रीलिम्स में फंसा देगा यही चीज़। और विनियामकी कार्य कौन करेगा, केंद्रीय विद्युत विनियामकी आयोग, ठीक। रजिस्ट्री कौन करेगा, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो इसने सब कुछ तय कर दिया, ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। अब क्या हुआ, भारतीय ऊर्जा जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड ICED 3.0, इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड ICED 3.0, इसमें क्या हुआ, नीति आयोग ने हाल ही में इसको जारी किया, नीति आयोग ने इसको जारी किया। ये क्या है कि सरकार द्वारा प्रकाशित स्रोतों के आधार पर ऊर्जा क्षेत्रक जलवायु संबंधित आर्थिक डेटा सेट पर वास्तविक समय आधारित रियल टाइम डेटा के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। क्या करेगा, ये उपयोगकर्ता अनुकूलन प्लेटफॉर्म में विकसित किया गया है, जो एक विश्लेषणात्मक इंजन का उपयोग करने की सुविधा देता है और डेटा सेट तक स्वतंत्र पहुंच विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। चुनौतियों की पहचान करते ऊर्जा जलवायु क्षेत्रों के बारे में अंतर्दृष्टि बढ़ाएगा और समझ बढ़ाएगा, और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में भारत की जो प्रगति हो रही है उसको निगरानी करने में उपयोगी सिद्ध होगा, ये सब जो है मानना है। अब अपना कंटेंट पे आते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, और इसके बाद क्या है, ओजोन एंड अल्ट्रावायलेट बुलेटिन, WMO ओजोन एंड अल्ट्रावायलेट बुलेटिन। ये क्या हुआ है कि WMO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा नए बुलेटिन से पता चला है कि ओजोन परत में निरंतर धीमी गति से सुधार हो रहा है। ये 7 साल के बाद ऐसा बुलेटिन आया है, जिसमें क्या है कि इसने बताया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इसमें संशोधन जो है, इसमें किए गए संशोधन क्या कर रहे हैं कि जो ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं
ठीक है, उसको समाप्त करने में 99% तक सफल, यानी कि ऑलमोस्ट सफल रहे हैं। कौन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? कमेंट करिए। यूपीपीसीएस में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है और हर साल लगभग अल्टरनेट ईयर पे पूछ ही देता है। ये मैच डी कॉलम में पूछता है और या तो उसका क्रम बता देगा कि किस साल में कौन से जो है क्रम है या किससे संबंधित है। मैच डी कॉलम में हमेशा प्रश्न बनता है, इसमें देखिएगा आप। फिर ओजोन डिस्ट्रक्टिव जो सब्सटेंस यानी कि जो ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं क्या करते हैं कि वातावरण में लंबे समय तक बने रहने वाले मानव निर्मित रसायन होते हैं जो क्या करते हैं कि सुरक्षात्मक ओजोन परत को नष्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ ग्रीन जो है हाईलाइट किया हुआ है। इसमें क्या है कि आपको ये देखना है कि जनवरी 2022 में हंगा टोंगा हंगा आपाई ज्वालामुखी, इसमें नाम ही ऐसा है कि ये जो आप बोल ही ना पाए हंगा टोंगा हंगा पाई, ये क्या है? ज्वालामुखी है। ये कौन सी ज्वालामुखी है? ये जो क्या है कि ये ज्वालामुखी पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में समुद्र के नीचे की ज्वालामुखी है और इसमें जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिससे क्या हुआ कि समताप मंडल में 2022 में जनवरी में जो वाटर वेपर है उसकी आप वाटर वेपर की जो है परसेंटेज क्या हुआ? 5 से 10% तक बढ़ गया था। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि वाटर वेपर क्या एक आपका प्रदूषण है, प्रदूषणकारी सब्सटेंस है कि नहीं है? ये बताइए आप, थोड़ा कमेंट करिएगा इस चीज़ को। तो अच्छा, पृथ्वी की लगभग 90% जो है ओजोन क्या है? क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल में जो ओजोन है वो पाई जाती है। बहुत लोग तो इसी में कंफ्यूज होते हैं। हिंदी में पूछ देगा कि अगर मान लीजिए वन लाइनर क्वेश्चन पूछ दिया, डायरेक्ट पूछ दिया, तो बहुत लोग गलत कर देते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के प्रेशर में। तो ध्यान देना है कि समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। इसको बहुत बेसिक चीज़ है पर बहुत लोग इसमें गलत कर देते हैं। वो कैसे होता है? वो एग्जाम के प्रेशर में एंग्जाइटी के थ्रू होता है। तो इसमें आप ज्वालामुखी को ध्यान देना है कि ज्वालामुखी है कहाँ और ये इसमें विस्फोट कब हुआ, इसको भी थोड़ा सा आप इसको नाम ही ऐसा है, हंगा टोंगा हंगा पाई। ज्वालामुखी क्या पे है? पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के समुद्र के नीचे है। मैं इसका मैप जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन एनिमल कम्युनिकेशन। एक बात और है कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है कि जो समुद्री जल है, मीठे जल है और भूमि पर रहने वाली जो प्रजातियां उसके बीच क्या हो रहा है? रासायनिक संचार प्रणाली में बदलाव हो रहा है। जो केमिकल कम्युनिकेशन सिस्टम है वो क्या होता क्या है? जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि कुछ इन्फो केमिकल के माध्यम से ना रासायनिक संचार होता है। वो क्या होता है कि पारिस्थितिक अंतःक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे क्या होता है कि जो जीव होते हैं, जो जीवधारी हैं यहाँ पे पृथ्वी पर जहाँ भी निवास करते हों और उसके पर्यावरण को महसूस कर रहे हैं, शिकारियाँ, आहार, पर्यावास और साथियों को पता लगाने में मदद करते हैं। इन्फो केमिकल्स क्या होते हैं कि रसायनों के समूह होते हैं। इन्फो केमिकल्स को जो ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि हार्मोन्स हो गया, फेरोमोन हो गया, एलिलो केमिकल्स हो गया, ठीक है, 3-4 तरह के केमिकल्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो शार्क मछली है, जिसे उदाहरण के तौर पर दिया है कि शार्क मछली क्या कि रसायनों के जरिए पानी में सूंघ कर अधिक दूरी पर भी मौजूद अगर उसका शिकार रहेगा तो उसका पता लगा लेगी। जो चींटी होती है ना, वो चींटी वो भी अपना वही इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, चींटियाँ। अब उस चींटियाँ कौन सी होती हैं? फेरोमेन का गंध। फेरोमेन जो होता है एक जो है आपने देखा होगा, हार्मोन्स, फेरोमेन्स और एलिलो केमिकल्स, ठीक है, ये क्या इसको बोलते हैं तीनों को, जिसमें कि इन्फो केमिकल्स बोलते हैं। तो फेरोमोन के जो गंध होता है उसी के सहारे क्या कहते हैं कि चींटियाँ जो है वो लाइन से चलने लगती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो हाई टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे क्या है कि फेरोमोन उसका क्षय हो रहा है, मतलब उसका कम हो रहा है, नष्ट हो रहा है। इससे क्या हुआ कि उनकी गतिविधि प्रभावित तो होगी ही। जैसे आप देखेंगे चींटियों की लाइन लग जाती है, वो क्यों होता है? वो फेरोमोन्स की वजह से होता है। अब आप जानते हो कि तापमान बढ़ रहा है तो प्रवाल भित्तियाँ भी बढ़ रही हैं, प्रवाल भित्तिया की जो कार्यप्रणाली है वो भी बाधित हो रही है, ठीक है। और डैम सेललेस फिश शिकारियों को बचाने में अपनी क्षमताएं खो रही हैं। वो जो है डैम सेललेस फिश क्या है कि वो प्रवाल भित्तियों का भोजन है, तो उसको भोजन ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेगी वो, ठीक है, वो जाहिर सी बात है कि वो नष्ट हो रही हैं। तो यही चीज़ें जो हैं आपको देखना है कि जलवायु परिवर्तन से बहुत सारे जो है ये दिक्कतें आ रही हैं। फ्लोरा एंड फना डेटाबेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए और भारत के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। भारत ने क्या किया है कि अपने जीव जंतुओं के डेटाबेस में 664 जीव जंतुओं और वनस्पतियों के डेटाबेस में 339 प्रजातियों को शामिल किया है। यह सूची किसने तैयार किया? पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय ने, ठीक है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें क्या है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था वनस्पतियों की खोज को बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया में संकलित करते हैं। जैसे मान लीजिए आप इंपॉर्टेंट बात है कि जंतु की जो खोज होगी वो कौन करेगा? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वनस्पतियों खोज कौन करेगा? बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अधिकतर जो जीव जंतु इसमें खोजे गए वो कहाँ पे हैं? केरल में है सबसे अधिक जीव जंतु।
अब इसमें क्या है कि कुछ जीव जंतु जो खो जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होता है वही इसमें दिया, सब कुछ तो दिया नहीं है, उसको देख लेना बड़ा थोड़ा जरूरी होता है। क्योंकि चूंकि क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट का सेक्शन होता है ना, तो बहुत बार जो स्टेट पीसीएस के पेपर्स होते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि ऐसा ऐसा माना जाता है कि जो फॉरेस्ट सर्विस वाली एग्जाम्स होती हैं वो भी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के जो एग्जाम्स हैं उसी के साथ साथ कभी कभी इंक्लूड होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो वो कंटेंट है इन्वायरमेंट वाला थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ना जरूरी होता है। तो इसमें क्या है, जो जीव जंतुओं की जो खोज की गई है उसको थोड़ा सा देखना है कि मेनियोप्टेरस फिलिपी, ये क्या है कि चमगादड़ है, लंबी उंगलियों वाला चमगादड़ है, ठीक है। ग्लिस्क्रोकोपस मेघानालियस, ये क्या है, बांस वृक्ष पर रहने वाला चमगादड़ जो मेघालय में होता है। सेला मैकाइक, इसे क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया, ये क्या है, इस सेला दर्रे के नाम पर रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेला दर्रा कहाँ पर स्थित है, यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा हुआ है, सेला दर्रा, बीपीएससी में भी ये प्रश्न बना हुआ है, सेला दर्रा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। मकैका ल्यूकोजेनिस, ये क्या है, सफ़ेद गाल वाला मकायक है, जो पहली बार भारत कहाँ देखा गया, अरुणाचल प्रदेश में देखा गया। फिसिडुलिया जेंथोपाइगिया, ये क्या है कि येलो रम्प्ड फ्लाई कैचर है, ये क्या है, जापान, मंगोलिया, चीन, कोरिया, जापान में पाया जाता है। भारत में क्या है, अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप में पाया जाता है। नारकोंडम द्वीप कहाँ स्थित है, नारकोंडम द्वीप है अंडमान निकोबार में। ये सब जो द्वीप है ना, जगह, ये थोड़ा सा जब ये न्यूज में रहते हैं तो कभी कभी जगहों को भी ध्यान देना चाहिए। सेला दर्रा और नारकोंडम द्वीप, दो नए जगह आपको पता चले होंगे, उसको देख लीजिएगा आप लोग। मैप सारा चीज़ मैं डाल दे रहा हूँ, उसको टेलीग्राम ज्वाइन करके रखे रहिए, वहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। वनस्पतियों में क्या है, कैंथेले लेमेलोला, ये क्या है, आर्किड की प्रजाति है, चीन म्यांमार में पाई जाती है। भारत में नागालैंड के कोहिमा में जाफू पर्वत श्रृंखला में खोजा गया, कहाँ पे, जाफू, ठीक है, जाफू। और नंदा देविया पुलस्कर क्या है, ये उत्तराखंड, हिमालय की तलहटी और गर्म पहाड़ी घाटियों में पाई जाती है, ठीक, ये आपको ध्यान देना है। नीलगिरियला पुलस्कर क्या है, पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाई जाती है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 में हुई थी, ठीक है। इसकी उत्पत्ति माना जाता है 1875 में कोलकाता में भारतीय संग्रहालय के प्राणी शास्त्र अनुभाग से हुई थी, ठीक। और जो बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, उसकी खोज, इसकी स्थापना 1890 में की गई थी। तो आप इसको बस जान लीजिए, इसे नॉर्मल पढ़ लीजिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए। जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था वो जगह का नाम इंपॉर्टेंट है, और कुछ जो प्रजातियां हैं उसको जान लीजिए वो कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, बस इतना ही। और किस मंत्रालय ने इस फ्लोरा एंड फौना डेटाबेस को तैयार किया है, मंत्रालय याद रखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स में यूपी पीसीएस बीपीएससी में डायरेक्ट ही पूछ देता है ऐसे ही। गम्बूसिया एफिनिस, जी एफिनिस उसको बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें चूंकि क्या है, जब मैं पहली बार पढ़ रहा था इसको पिछले साल भी न्यूज़ में थी ये, ठीक है, तो यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यूपी पीसीएस ने इसको पूछा था, ठीक है, इनडायरेक्टली पूछा था पर ये पूछा था। इसमें क्या है कि आंध्र प्रदेश ने, जैसे अभी क्या है, पहले ये बता दीजिए, गम्बूसिया एफिनिस क्या है कि जो दक्षिण पूर्वी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की ये स्थानिक प्रजाति है, यूएसए की। इसको क्या बोलते हैं ना, इसको मॉस्किटो फिश बोलते हैं, मॉस्किटो फिश क्यों बोलते हैं कि क्या करती है ना कि ये जो मच्छर के लार्वा होते हैं, ठीक है, उसको खा जाती है। तो जैसे आंध्र प्रदेश ने क्या किया कि मलेरिया और डेंगू के लिए ना जो बीमारियां फैल रही उसके लिए क्या किया कि जो गम्बूसिया जो द्वीप मछली है उसको, जो राज्य का जो जल निकाय है, माने जिससे जो भी नदियां हो गई, तालाब हो गए, झीलें हो गई, वहाँ पे छोड़ दिया। वो करती क्या है ना कि बहुत आक्रामक प्रजाति होती है और इसकी प्रजनन क्षमता बहुत तेज होती है, मतलब बहुत तेज़ी से प्रजनन करती हैं और बहुत तेज़ी से फैलती भी हैं। क्या करती हैं, सीधे सीधे जा करती हैं मछली के अंडे खा जाएंगे, ठीक है, और मेढक के टेडपोल भी खा जाती हैं, और साथ साथ जो है मच्छर के लार्वा को तो छोड़ती ही नहीं है। तो क्या होता है कि डेंगू और मलेरिया नियंत्रण के लिए सरकार ने इसको छोड़ा है, तो इसको ध्यान देना है। गम्बूसिया एफिनिस एक प्रकार की मछली प्रजाति है, ये इसको ध्यान देना है। क्रिप्टोबायोसिस क्या है कि वैज्ञानिकों ने कुछ अति सूक्ष्म कृमियों, वर्म्स यानी किचुआस को, कृमियों को फिर से जीवित किया है। वो क्या है कि ये कृमि क्रिप्टोबायोसिस की अवस्था में पहुंचकर 4600 वर्षों से साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट में जमे हुए थे। क्रिप्टोबायोसिस शब्द क्या है, ये चीज़ थोड़ा जान लीजिए। ये क्या है कि जीव की वह दशा है, ये कोई दशा है, मतलब ये दशा है जीवों की, जब उसमें जीवन का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। साथ ही उसकी क्या है कि चयापचय जो है गतिविधियां हैं, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ है, वो क्या है मुश्किल से मापने योग्य होती हैं, यानी विपरीत रूप से रुक जाती हैं। इस अवस्था में क्या है कि जो जीव जो है जल और ऑक्सीजन की पूर्ण अनुपस्थिति में जीवित रह सकता है और अन्य चरम परिस्थितियों का सामना कर सकता है।
अब इसको क्या है कि क्रिप्टोबायोसिस क्या बोलते हैं, कृषि जीव की अस्थायी मृत्यु भी कहा जा सकता है। तो उसको क्या क्या वैज्ञानिकों ने इसी सूक्ष्म जो कृमि थे वो 4600 वर्षों से साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट में जमे हुए थे उसको जीवित किया है। तो बस इसको आप जो प्रोसेस है उसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाहुबली मवेशी बाड़बंडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट भी है और ये लागू किया जाएगा अभी हाल ही में, तो इसको ध्यान देना है। सरकार की ये बड़ी महत्वाकांक्षी चीज़ें हैं और यूपी में भी ये तो लागू करने की तैयारी चल रही है। इसमें क्या है कि सड़क और परिवहन राज्य मंत्रालय बाहुबली क्या करेगा, बाहुबली मवेशी बाड़बंदी या बांस बाड़बंदी इसको बोलते हैं। इसमें क्या है कि सड़क और परिवहन राज्य मंत्रालय क्या करेगा कि जो राजमार्ग हैं, ठीक है, उनके किनारे क्या करेगा कि जो बल्ली लगा कर यानी बांस लगा करके मवेशी बाड़बंदी को लागू करेगा। इससे क्या होगा, जो सड़क किनारे जब लग जाएगा, ठीक है, सड़क किनारे लग जाएगा तो जो मवेशी होंगे, जो पशु होंगे वो सड़क पार करने से रुकेंगे। अब जाहिर सी बात है वो नहीं कर पाएंगे और क्या होगा कि जो सड़क दुर्घटनाओं में जो मवेशी और पशु और कुत्ते वगैरह जो है जो कुछ मरते हैं उस घटनाओं पर क्या होगा, रोकथाम आएगी और जाहिर सी बात है दुर्घटनाओं से जो मनुष्यों को क्षति होती है, गाड़ियों को क्षति होती है, वो भी रुकेगा। तो इसमें क्या है कि बांस को पहले क्या करते हैं कि क्रिप्टोसिट तेल में उपचारित करते हैं, क्रियोसोट तेल में उपचारित करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पुनर्चक्रित हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन का लेप लगाया जाता है। क्या होता है कि ये जब ये लेप लगा देने से जो बांस होगा वो स्टील से भी मजबूत हो जाता है और श्रेणी 1 की फायर रेटिंग दी गई है। तो क्या करती है, ये पर्यावरणीय चिंताओं का भी समाधान करती है, ठीक है। स्टील वगैरह के रेलिंग से अच्छा है इसको लगाया जाए, ठीक है। तो ये आपका कंटेंट हुआ। अब देखते हैं इसमें सालसोला अपोजिटिफोलिया डेंस फोटानिया, ये क्या है, ये झाड़ी की प्रजाति है। इतना बड़ा नाम तो याद नहीं होगा, सालसोला आप बस आप नाम याद रखिए, सालसोला अगर कहीं दे दिया तो झाड़ी की प्रजाति है, ठीक है। ये बारहमासी झाड़ी है, गुजरात के कच्छ जिले में खोजी गई है और ये यहाँ पे मिलती है, ठीक है। और ये भारत में जो अन्य प्रजातियाँ खोजेंगे उसको जानना, उसको मतलब छोड़ दीजिए, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ आता है कि ये पत्तियों में खड़ा रस पाया जाता है, इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है और औषधीय गुणों से भरपूर होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना। ये पिछले वाले महीने में भी ये चीज़ न्यूज़ में थी तो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। होलोबायोन्ट्स क्या है, होलोबायोन्ट्स क्या है कि अब इसमें आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के रूप में जानना है, थोड़ा सा इसको जान लीजिए प्रीलिम्स के लिए। होलोबायोन्ट्स क्या है, जैसे क्या है कि मान लीजिए एक होस्ट, जैसे मान लीजिए अब क्या आपको बता रहा हूँ कि पशुओं और पौधों को अब एक ऑटोनॉमस इकाई के रूप में नहीं माना जाता। इसके बजाय उन्हें क्या मानता है, अब उन्हें होस्ट और उससे संबंधित सूक्ष्म जीवों यानी कि होलोबायोन्ट्स से संबंधित जो है बायोमॉलिक्यूल्स के नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। संक्षेप में कहा जाए तो होलोबायोन्ट्स क्या एक होस्ट है, ठीक है। तो इसके सभी सूक्ष्म जीव क्या है, सहकारी इकाई के रूप में कार्य करते हैं, माइक्रोब्स के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जो फलियों की पेड़ों में जो मौजूदा जीवाणु होते हैं ना, पौधों द्वारा उत्पादित शर्करा से लाभान्वित होते हैं, मान उदाहरण के लिए, और नाइट्रोजन को आपूर्ति करके पौधों के विकास में मदद करते हैं। तो उसके संगठित जीनोम में क्या है, एक होलोजीनोम का निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट बात इसमें से ये लिखनी है कि होलोबायोन्ट्स क्या होते हैं कि एक होस्ट होते हैं और सभी जीव क्या होते हैं उसमें सहकारी इकाई के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें कुछ ये अपनी भूमिका निभाएगा, अपनी भूमिका निभाएगा, अपनी भूमिका निभाएगा, अपनी ये भूमिका निभाएगा। तो सभी चीज़ों को ज्वाइंट रूप से होलोबायोन्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसमें से कुछ चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा कुछ उसमें तो मतलब प्रीलिम्स के लिए ही है, मेंस में तो इसका कुछ यूज नहीं है। इन सभी चीज़ों का कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इसमें से ठीक है, भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड किसने जारी किया, नीति आयोग ने जारी किया, ये थोड़ा सा ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा था कि जो CCTS है इसको किसने जारी किया, विद्युत मंत्रालय ने जारी किया। सब चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक। और जो फसल अवशेष दिशा प्रबंधन दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किया, इसमें क्या होगा, ठीक है। और किन किन क्षेत्रों के प्रदेशों को इसमें शामिल किया जाएगा। WMO के बुलेटिन में किसने जो है UV बुलेटिन जारी किया, अल्ट्रावायलेट बुलेटिन WMO ने। फ्लोरा एंड फौना डेटाबेस किसने तैयार किया, ठीक। तो ये सब चीज़ों पे इसमें कौन कौन सी प्रजातियां हैं, ठीक। गम्बूसिया एनीफिस मछली है, इसको ध्यान दीजिएगा। मॉस्किटो फिश इसको जानते हैं, ठीक है। या अब किस आंध्र प्रदेश ने इसको दिया है, आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ छोड़ा है, तो न्यूज़ में है। बाहुबली मवेशी बाड़बंडी जो है इस किस मंत्रालय ने इसको जारी किया, ठीक है। ये योजना क्या है थोड़ा आप जान लीजिए इसको, ठीक। तो ये एक झाड़ियाँ हैं सालसोला, तो ये जो है आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो प्रीलिम्स के हिसाब से जो आज के जो कंटेंट है वो आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। कल से हम लोग जो है थोड़ा सा बचा हुआ है, अब ये थोड़ा सा बचा हुआ है, ये
इसको पढ़ने के बाद हम लोग मेंस के लिए जो 2-3 आर्टिकल्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे, और परसों जो है पूरा इन्वायरमेंट्स खत्म कर देके आपका अगला सेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे चलेंगे। तो मैगजीन आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पूरे साल भर आपको इसी तरह से करंट अफेयर डेली जो है सुबह 9 बजे आधे घंटे की क्लासेस में आपको मिलती हैं। तो आधा घंटा समय निकाल कर अगर आप पढ़ेंगे डेली तो आपका मैगजीन पूरा कंप्लीट हो जाएगा विजन आईएएस का, जिससे आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, उसका कंटेंट करंट अफेयर्स का। धन्यवाद।